बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स, आज हम अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। अगर आप क्वेश्चन नंबर 25 देखें तो ये आपको बहुत ही छोटा सा सवाल नज़र आ रहा है, इंतहाई मासूमाना सवाल नज़र आ रहा है। लेकिन जब मैं आपको ये इंतहाई मासूम सवाल सॉल्व करवाऊंगा ना, तो आपको पता लगेगा कि कभी कभी ऐसे सवालों से आपको धोखा हो जाएगा। और ये सवाल जो दिखने में बड़े मासूम लगते हैं ना, ये आपके दिमाग की तारें हिला देंगे। सही है ना? तो ज़रा देखिए सवाल क्या है। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द नेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। देखिए कितनी सादा बात की है ना, इसको मैं अलग से ही हाईलाइट कर देता हूं। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। क्या समझे? ये कह रहा है आपसे कि आपने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज मालूम करनी है। ये असल में ऐसा हाईलाइट हो गया कि नजर ही नहीं आ रहा है। जी, आपने नेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज कैलकुलेट करनी है। जरा ध्यान में रखिएगा, इसने आपसे सिर्फ एक बात पूछी है, कंप्यूट नेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। और जब आपको सवाल सॉल्व करवाऊंगा ना, तो आपको पता लगेगा कि सवाल में है क्या। सही, अब मैं सवाल पढ़ रहा हूं। कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड इज 35% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सही है। फिर कहते हैं डायरेक्ट लेबर इज 20% ऑफ सेल और 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यानी डायरेक्ट लेबर अगर आप सेल का 20% ले लें, तो हम एज्यूम करेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी वो वही आंसर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का 30% होगा। सही। फिर कहते हैं एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज ₹25,000 मोर देन बिगिनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। कहते हैं जितनी बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी, एंडिंग इन्वेंट्री उससे 25,000 ज्यादा होगी। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री का नामो निशान नहीं है। और कहते हैं सेल है ₹12 लाख फॉर द ईयर। सवाल खत्म हो गया। अब सवाल में मजीद पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। और अब आप देखिए आपका दिमाग यहीं से चकराना शुरू हो जाएगा कि सर इस सवाल में कहना क्या चाह रहा है। तो बेटा ये कॉस्ट अकाउंटिंग के वो धोखेबाज सवालात हैं जो हमारे मासूम बच्चों को धोखा देते हैं। छोटे छोटे से सवालात आते हैं लेकिन हमारे बच्चों को धोखा देते हैं। ये ऐसे सवालात हैं, जरा आप एक नज़र देख लीजिए, क्योंकि मैं इस सवाल पर दोबारा नहीं आऊँगा। मैं अब स्लाइड्स पे चला जाऊँगा, तो मैं जब वहाँ पे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। इसलिए आप ये सवाल जरा अपने सामने निकाल के रखिए और ज़रा गौर से देखिएगा वो कह क्या रहा है। हमने कैलकुलेट करनी है नेट कॉस्ट ऑफ मटीरियल परचेज। सही है। और हमें जो आखिरी हिंट दी है ना, आखिरी हिंट जो सवाल में सबसे आखिरी बात है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसका मतलब है कि हमें इस सवाल को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के स्टेटमेंट तक बनाना है। फिर बीच में जहां कहीं भी मिसिंग वैल्यूज आएंगी उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूं, वो जो मैंने आपको पिछले मिसिंग वैल्यूज वाले सवाल कराए थे बेटा, वो तो बहुत सिंपल थे, बहुत आसान थे। सिंपल आप जो है वो नीचे से ऊपर चलते गए, आखिर से चले ऊपर वाले में पहुंच गए। जो बीच में माइनस हो रहा है उसको प्लस कर दिया, जो प्लस हो रहा है उसको माइनस कर दिया। वो कोई मुश्किल नहीं थे। पहले तो वो सवाल भी मुश्किल लगे थे, सर ये क्या चीज आ गई। अब जो मैं कराने जा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं ये बड़ा मासूम सवाल दिखने में लग रहा है, लेकिन बेटा ये मासूम नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। सही है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने सवालात की तरफ और हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड्स। और अभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। हमें ये बात समझ में आ गई है कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के स्टेटमेंट तक जाना है। क्लियर होगी बात? अब ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। जिनको नहीं याद अब वो अपनी फिक्र कर लें, क्योंकि अब ये आप उस लेवल पे नहीं है कि आपको मैं बार बार ये कहूँ कि आप अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का स्टेटमेंट अपने सामने रखिए। फिर भी अगर किसी को याद नहीं तो अपने सामने रखिए, और अब याद करने की जिम्मेदारी आपकी है, वो मेरी नहीं है। सही है जी? अच्छा, अब हम करने क्या जा रहे हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे रॉ मटेरियल यूज्ड। रॉ मटेरियल बिगिनिंग पता ही नहीं है। अभी तो जब ये पूरी स्लाइड खत्म होगी ना, तो आपकी दिमाग की तारें असल में हिलेंगी कि सर ये सवाल क्या है, इसमें है क्या, हमें करना क्या है। तो भाई उसने तो ये कहा है कि रॉ मटेरियल एंडिंग 25,000 मोर देन बिगिनिंग।
तो यार बिगिनिंग पता होगा तो फिर एंडिंग में 25,000 ऐड करेंगे ना, तो हमें तो बिगिनिंग ही नहीं पता, छोड़ दीजिए। इसके बाद हम नेट परचेज ऐड करेंगे। अच्छा ये कि W1 फिर W8 आ गया ना, अभी आप वर्किंग को छोड़ दीजिए, ये जो आगे ब्रैकेट में वर्किंग 1 वर्किंग 2 वर्किंग 3 लिखा हुआ आएगा ना, उसको आप फिलहाल बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये वर्किंग कैसे हुई है। ये जब मैं वर्किंग्स पर आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पहले कौन सी वर्किंग की, बाद में कौन सी वर्किंग की। चलिए, हमें नेट परचेज पता ही नहीं, अगर पता है तो आप जाके देख लीजिए, सवाल में कहीं नजर नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास आंसर आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, जब हम दोनों को ऐड करते हैं। नेट परचेज मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई रिटर्न, कोई डिस्काउंट नहीं था। फिर हम लेस करते हैं रॉ मटेरियल एंडिंग, तो भाई रॉ मटेरियल एंडिंग भी 25,000 नहीं है, वो कहता है रॉ मटेरियल एंडिंग 25,000 मोर देन बिगिनिंग। तो यार बिगिनिंग पता होगा तो उसमें 25,000 ऐड करेंगे ना, तो ये भी नहीं पता, तो जाहिर है फिर हमें रॉ मटेरियल यूज भी नहीं पता। हाँ भाई, पार्ट 2 वालों कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, और अब कॉस्ट अकाउंटिंग के मुश्किल सवाल शुरू हो रहे हैं। चलो, रॉ मटेरियल यूज भी नहीं पता, डायरेक्ट लेबर ये भी नहीं पता। पता है उसने तो ये कहा है कि डायरेक्ट लेबर 20% ऑफ सेल और 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो सर ये क्या मुश्किल है, नीचे सेल लिखी भी तो है, सेल का लेने 20%, तो यार ले लेंगे ना, लेकिन अमाउंट तो नहीं पता ना, है तो ये भी अननोन। सही है, लेकिन बस इस पर्टिकुलर डायरेक्ट लेबर के लिए एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो आंसर 20% ऑफ सेल होगा वही 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी होगा, यानी कि दोनों का आंसर बिल्कुल एक जैसा होगा। तो बहरहाल अभी फिलहाल लेबर भी नहीं पता। फिर हम ऐड करेंगे एफओएच। अब एफओएच के बारे में वो कहते हैं 35% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो यार जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं पता तो उसका 35% कहां से निकालें। तो अगर मैं इस डायरेक्ट मटेरियल यूज के आंसर को, यानी ये W6 वाला आंसर, डायरेक्ट लेबर और एफओएच, इन तीनों को जमा कर दूं तो मेरे पास आंसर आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेकिन आज के सवाल में आपको मैं एक बात ये बता रहा हूं कि अगर किसी सवाल में WIP बिगिनिंग और WIP एंडिंग ना हो तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है उसी को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कह देते हैं। तो देखिए, वैसे तो हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, फिर हम इसमें WIP बिगिनिंग और WIP एंडिंग प्लस माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आता है। तो आज के सवाल में आपको ये बात बता रहा हूं, अगर WIP बिगिनिंग और WIP एंडिंग ना हो तो फिर हमारे लिए मजबूरी है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मान लेंगे। सही है, तो चूंकि इसमें WIP बिगिनिंग और एंडिंग नहीं है और कोई इशारा भी नहीं है, तो फिर हमने मान लिया कि WIP बिगिनिंग और एंडिंग होगी नहीं, और हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का नाम भी दे दिया। अब आप देखिए कितनी भयानक सूरत हाल है कि कुछ भी नहीं नजर आ रहा। वो तो मैंने आपके सामने ब्रैकेट में वर्किंग सीखी है, वो तो मैं भी आगे करूंगा तो बताऊंगा कि वो क्या है। फिलहाल आप एक काम ही कीजिए कि फौरन आप इसका एक जो है वो इसकी तस्वीर ले लीजिए, इस पेज की, जो आपको सामने पेज नजर आ रहा है ना, इसकी जरा एक तस्वीर ले लीजिए जल्दी से। वजह इसकी है कि मैं इस से आगे निकल जाऊंगा और फिर उसके बाद आपके लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो आप इसकी एक तस्वीर ले लीजिए ताकि जब हम आगे जाएं तो मुझे पीछे वाली स्लाइड में बार बार आना ना पड़े, हम जो है वो आप उसकी जो है अपनी मोबाइल की तस्वीर से उसको देखते रहिएगा। आइए अब हम चलते हैं। चलिए, पहले सबसे पहले देखिए, अब ऐसा सवाल बेटा जिसके अंदर कोई एक वैल्यू भी नहीं है, तो मैं उसके लिए तो मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मैं या तो बिल्कुल ही बॉटम से टॉप पे जाऊं या बिल्कुल ही टॉप से बॉटम पर आऊं। फिर मुझे जो चीज जैसे आसानी से मिलेगी ना मैं वैसे ले लूंगा। तो देखिए, आज के सवाल में तो सबसे पहली बात यह है कि जो रॉ मटेरियल बिगिनिंग है वो है ही नहीं, लेकिन एंडिंग के बारे में बताया है कि एंडिंग बिगिनिंग से 25,000 ज्यादा है। तो अब हम यहाँ पे जो वर्किंग करने जा रहे हैं वो सबसे पहले करने जा रहे हैं रॉ मटेरियल बिगिनिंग। और रॉ मटेरियल बिगिनिंग के बारे में क्या कहते हैं, हियर वी एज्यूम रॉ मटेरियल बिगिनिंग ₹10,000। बेटा ये मेरे लिए मजबूरी है कि जब मुझे उसने ये हिंट ही नहीं दी कि रॉ मटेरियल बिगिनिंग क्या हो सकती है, सिर्फ ये कह रहा है कि एंडिंग बिगिनिंग से 25,000 ज्यादा है, तो फिर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपनी तरफ से एज्यूम करूं कि ये बिगिनिंग कितनी होगी। तो सवाल ये है कि सर आपने अपनी तरफ से एज्यूम कर ली 10,000, बट हमें तो 10,000 की वैल्यू अच्छी नहीं लग रही। अगर हम अपनी तरफ से 20,000 करना चाहें कर लीजिए, सर 30,000 करना चाहें कर लीजिए, सर हम 40,000 करना चाहें कर लीजिए, 1,00,000 करना चाहें कर लीजिए, आपकी मर्जी। आंसर जो एज्यूम करेगा, जो बच्चा अलग अलग एज्यूम करेगा, आंसर बाद में सबका एक जैसा आएगा। तो मैंने यहाँ पे 10,000 कर दिए, आप 20 कर लीजिए, कोई 30 कर ले, कोई 35 कर ले, कोई 40 कर ले, कोई 50 कर ले, मर्जी है। लेकिन ये गारंटी है कि बाद में जो नेट परचेज ऑफ मटेरियल जिसकी वजह से हम ये सवाल कर रहे हैं वो सबका आंसर एक ही आएगा। तो अगर कोई 10 की जगह 20 रखना चाहे तो भाई बेशक 20 रख दे, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब ये बात तय हो गई कि अगर मेरी रॉ मटेरियल बिगिनिंग
10,000 है तो मैंने एज्यूम की, तो फिर एंडिंग का तो मसला ही नहीं है, क्या करें? इफ रॉ मटेरियल एंडिंग इज 25,000 मोर देन रॉ मटेरियल बिगिनिंग, सो रॉ मटेरियल एंडिंग विल बी ₹35,000। क्या बात है इसमें? कोई मुश्किल बात तो नहीं की मैंने भाई। अगर मैंने 10,000 रुपए मटेरियल बिगिनिंग इन्वेंट्री एज्यूम की थी और एंडिंग उसकी 25,000 ज्यादा है, तो बस 10 में 25 ऐड कर दो। लेकिन सर मैंने तो 20,000 एज्यूम की, तो तुम 20 में 25 ऐड कर दो, 45 आ जाएगी। लेकिन सर मैंने तो 30,000 एज्यूम की, तो तुम 30 में 25 ऐड कर दो, 55 आ जाएगी। सर मैंने तो 1 लाख एज्यूम की, तो तुम 1 लाख में 25 ऐड कर दो, तो 1,25 आ जाएगी। मेरा मसला बिगिनिंग और एंडिंग नहीं है इस सवाल का। इस सवाल का मसला बिगिनिंग और एंडिंग के बीच में जो नेट परचेज ऑफ मटेरियल है वो है, वो सबका बराबर आएगा। आप में से जिसका जो दिल चाहे वो बिगिनिंग एज्यूम कर ले, बस ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर एंडिंग भी आपने अपनी बिगिनिंग वाली जो एज्यूम की होगी उसमें 25,000 आपने ऐड करने होंगे। तो ऐसा नहीं हो कि किसी ने जो है वो बिगिनिंग 20,000 एज्यूम कर ली, 30 कर ली, लेकिन एंडिंग वही 35 दिख रहे हैं। फिर एंडिंग में भी आपने बिगिनिंग के मुकाबले में 25,000 ऐड करने हैं। 2 वर्किंग्स हो गई। अच्छा, पहली वाली जो आपकी स्लाइड थी जो मैं अभी पीछे छोड़कर आया उसमें सब में वर्किंग लिखी हुई है। आपका काम क्या है कि जैसे जैसे ये वर्किंग आप फाइंड करते रहे वैसे वैसे वहां पे जाके लिखते रहे। मैं उस वाली स्लाइड पर दोबारा नहीं जा रहा हूं। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब मैं वर्किंग 3 कर सकता हूं क्या? डायरेक्ट लेबर। ये भी बड़ा आसान है, ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट लेबर के बारे में उसने सवाल में क्या कहा है कि डायरेक्ट लेबर इज 20% ऑफ सेल और 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो भाई मेरे पास अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है तो मैं उसका 30% ले लेता हूं तो भी डायरेक्ट लेबर आ जाएगी। और अगर मेरे पास सेल है तो मैं उसका 20% ले लेता हूं तो भी डायरेक्ट लेबर आ जाएगी। मेरे पास सेल है तो मैं उसी का 20% ले लेता हूं। तो ये देखिए डायरेक्ट लेबर इज 20% ऑफ सेल विच इज, अब सेल देखिए 12 लाख है, 12 लाख का 20% लिया तो कितना है? 2,40,000। अब ये जहन में रखिएगा कि जो डायरेक्ट लेबर 2,40,000 आपने कैलकुलेट की है, ये जो आई है ये सेल का तो 20% है, लेकिन ये सिमिलरली साइमल्टेनियसली अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती तो ये उसका 30% माना जाता। आंसर दोनों सूरतों में यही 2,40 आता। लेकिन फिलहाल चूंकि हमारे पास सिर्फ सेल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, तो हमने कहा कि ये सेल का तो 20% है, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती तो ये उस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का 30% होता। तो ध्यान में रखिए कि ये 2,40,000 को अमाउंट यही एक रहेगा। अगर ये मैं 20% ऑफ सेल पे अप्लाई कर रहा हूं तो भी ये अमाउंट आएगा, और अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे 30% अप्लाई कर रहा हूं तो भी ये अमाउंट आएगा। बट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मेरे पास नहीं है। बट ये ध्यान में रखिए कि ये जो 2,40,000 है ये सेल से निकाला तो उसका 20% निकाला, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से निकालते तो 30% निकालते। आंसर दोनों सूरतों में यही आता। क्लियर है बात? कोई मुश्किल बात नहीं है कितना मासूम सवाल देख लिया आपने। इस सवाल की मासूमियत कि कुछ भी नहीं बताया, सब कुछ को कैलकुलेट करना पड़ा। पूछा क्या? सिर्फ परचेज ऑफ मटेरियल बताओ, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें उसके बाकी खानदान के रिश्तेदारों की सारी मालूमात हासिल करनी पड़नी है। अब आइए वर्किंग नंबर 4 पे। बट रिमेंबर, ये वही वाली बात जो मैं भी आपको बता रहा था। बट रिमेंबर द अबव आंसर इज ऑल्सो सेज 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यानी इस 2,40,000 को हम 20% ऑफ सेल तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन साथ साथ हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का 30% भी मानेंगे। आंसर दोनों का एक ही है। सही है जी? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम मालूम करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। बेटा यही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझना है। देखिए बेटा, मैं आपको एक बहुत आसान सी बात बता रहा हूं और ये आपके पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जगह जगह काम आएगी। देखिए बेटा, जब हम कोई परसेंटेज लेते हैं ना, परसेंटेज, तो परसेंटेज में एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर, और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। और जब हम ये काम करते होते हैं ना, तो जो हमारा आंसर आता है उसको हम कहते हैं कि वो आंसर आया 30%, 40%, 50%, 60%। बट इसके लिए जरूरी है कि मेरे पास डिनोमिनेटर हो। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरी बात समझ में आ रही है? यानी मैं ये कह सकता हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मैं वापस जरा पिछली स्लाइड पे जाता हूं। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को लगाऊं जिससे 2,40,000 आंसर आया था, तो ये 2,40,000 डायरेक्ट लेबर को मैं ऊपर रखूंगा और सेल को मैं नीचे रखूंगा 12 लाख, और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 से। सॉरी, ये मैं 2,40,000 ऊपर रखूंगा और 12 लाख नीचे रखूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो मेरे पास ये 20% आंसर आ जाएगा। यानी मेरे पास न्यूमिनेटर भी था, डिनोमिनेटर भी था, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो ये 20% आ गया।
अच्छा, अब मैं सेम आपको ये बोलूं कि यही 2,40,000 है, सही है। अब मैं इसको डिनोमिनेटर में सेल की जगह नहीं बल्कि मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उसी ने तो कहा था ना कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर से आप आंसर निकालना चाहते हो तो जो आंसर सेल के 20% से आएगा वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के 30% से आएगा। तो यही तो मसला है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ही तो नहीं है हमारे पास। अगर हम ये मान लें कि ये 2,40,000 ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर से भी अगर हम 30% अप्लाई करें तो यही आंसर आएगा, तो इसके नीचे मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर रखनी पड़ेगी, लेकिन वो तो मेरे पास नहीं है। अगर मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का रेट कितना होगा तो मुझे इसके लिए मुझे अगर मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि 30% कैसे आया तो इसके लिए मुझे नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर रखनी पड़ेगी, जो मेरे पास नहीं है। तो एक मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, कभी कोई मुश्किल नहीं होगी, बड़ा सिंपल तरीका इसका। अगर आपको ये बात ना मालूम हो, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं आपको। ये देखिए, डायरेक्ट लेबर ऑफ ₹2,40,000 इज ईदर 20% ऑफ सेल, यानी ये जो 2,40,000 आया है ये या तो सेल का 20% है, तो वो तो हमें पता है सेल 12 लाख थी तो 20% आ गया 2,40,000। बट सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, और वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर हमें नहीं पता। तो इसका मतलब है मुझे डिनोमिनेटर नहीं पता, मुझे ये तो पता है कि ऊपर डायरेक्ट लेबर है, बट ये नहीं पता कि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कितनी है। तो अगर मुझे किसी डिनोमिनेटर की वैल्यू मालूम करनी हो और मुझे उसकी परसेंटेज गिवन हो तो मैं क्या करूंगा कि मैं 20/100, 30/100, 40/100 करता हूं, मैं उसको उलट कर दूंगा, मैं 100/30 कर दूंगा, 100/40 कर दूंगा, 100/50 कर दूंगा, 100/70 कर दूंगा। तो सिंपल ये देखिए 2,40,000 जो था ना ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का 30% था। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इटसेल्फ कितनी थी ये हमें पता ही नहीं था, तो हमने क्या किया, उस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को मालूम करने के लिए हमने उसको उलट कर दिया, यानी 100/30 कर दिया। तो कितना आंसर आया? 8 लाख। अब ये 8 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। अब अगर आप इसको क्रॉस कैलकुलेट करना चाहें कि चलो अगर ये 8 लाख जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है तो 2,40,000 इसी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का 30% था ना, तो अब आप इस 8 लाख का 30% लेके देख लो, ये 2,40 ही आएगा। क्या समझे? तो सिंपल आपने डिनोमिनेटर अगर मालूम ना हो तो सिंपल जो वैल्यू आपके पास मौजूद है जिसके कॉम्बिनेशन से आपने ये रेट कैलकुलेट किया करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो आप उसका जो रेट है ना उसको आप उलट कर दो। 30/100 है तो 100/30 कर दो, 70/100 है तो 100/70 कर दो। सही है जी? तो W4 हो गया। अच्छा, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ जितनी वर्किंग्स आती जा रही हैं ये आप वहां पे जाके लिखते रहिएगा, सही है? मैं वहां पे दोबारा नहीं जा रहा हूँ, जितनी वर्किंग के आगे क्वेश्चन मार्क हैं ये सब आपने खुद सॉल्व करना है। अब इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में उसने क्या कहा था कि फैक्ट्री ओवरहेड इज 35% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो भाई ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ गई ना। अब इसका सिंपल 35/100 ले लो, 2,80,000 आ गया। अब जरा देखिए हमारे पास क्या, जरा इसको नीचे से जाके देखिए। अगर आप लोग जब आप इसकी वर्किंग को पुट कर दें तो फिर नीचे से जाके देखिएगा। सबसे पहले नीचे 8 लाख आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फिर उसके ऊपर आ गया फैक्ट्री ओवरहेड 2,80,000, फिर इसके ऊपर आ गया डायरेक्ट लेबर 2,40,000। अब उसके ऊपर रॉ मटेरियल यूज की अगली वर्किंग है, उसमें आगे क्वेश्चन मार्क है। वो जो आपने अभी तस्वीर खींची थी जो है मेरी फर्स्ट स्लाइड की, वो अपने सामने निकाल के रखिए। तो आपको रॉ मटेरियल यूज के साथ लिखा नजर है W6। अब सिंपल है, बहुत आसान सी बात है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किन 3 चीजों का मजमूआ होती है? रॉ मटेरियल यूज, डायरेक्ट लेबर और FOH। इन तीनों को जमा करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। और इस सवाल में मैंने आपसे कहा कि इस सवाल में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। तो अगर ये 8 लाख 3 चीजों का मजमूआ है, मटेरियल यूज, लेबर और FOH, तो मेरे पास बेटा 8 लाख तो है ही टोटल। लेबर की वैल्यू भी मौजूद है 2,40,000 और फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू भी मालूम है 2,80,000। तो इस 8 लाख में से फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर दोनों को माइनस कर दो। अब देखो मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, ये दोनों बीच में पॉजिटिव शक्ल में, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इस सवाल में दोनों सेम है। लेस कर दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड, लेस कर दीजिए डायरेक्ट लेबर। तो देखिए आपका डायरेक्ट मटेरियल यूज भी कितना आ गया? 2,80,000। अब आप इसको भी जाके वहां पे पुट कर दीजिए। अगेन शुरू में क्या कहा था? बहुत मासूम सवाल दिख रहा है, जिसकी मासूमियत देख ली
कि पूछा क्या था, सिर्फ नेट परचेज मालूम करनी है, नेट परचेज ऑफ मटेरियल, और हम उसको मालूम करने के लिए इसके पूरे खानदान की जो है ना वो चीजें कैलकुलेट करते फिर रहे हैं, अभी तक उस तक हम पहुंचे नहीं है। तो इसलिए ऐसे मासूम सवालों की मासूमियत में नहीं जाना, ये सवाल बच्चों को बहुत धोखा देते हैं, सही है। लेकिन इंशाल्लाह आप जब तक हमारे साथ पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह हम आपको इन सब धोखेबाज सवालों से मैं आपको आगाह करता रहूंगा, तो घबराना नहीं है, सही है, घबराना नहीं है। चलिए अब आ गया W7, कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। बहुत सिंपल है, अब रॉ मटेरियल यूज तो आ गया ना, रॉ मटेरियल एंडिंग आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, बिगिनिंग से 25,000 ज्यादा, तो बिगिनिंग मैंने 10,000 एज्यूम की थी, 25,000 मैंने ऐड कर दी थी 35,000। अब जो रॉ मटेरियल यूज आपने निकाली अभी 280, उसमें मटेरियल एंडिंग माइनस होता है, अब उसमें ऐड कर दो 35,000, तो ये तो 3,15,000 आ गया, इसको भी जाके पुट कर दिए। अब आपका वो मासूम, अब आपकी वो मासूम वर्किंग रह गई जिसकी वजह से हमने ये सवाल करना था, यानी वो नेट परचेज ऑफ मटेरियल कितनी है। ये बताओ कि मटेरियल कितनी परचेज की है, सिर्फ इतना पूछा है, उसके लिए सब कुछ करना पड़ा। तो आइए W8 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब दोबारा हम नीचे से ऊपर जाएंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में से बिगिनिंग इन्वेंटरी चूंकि पॉजिटिव में होती है तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, तो ये आ गई हमारे पास 3,05,000। आप लोगों सवाल के शुरू में मैंने कहा था कि बेटा मैंने 10,000 रखी है वैल्यू बिगिनिंग, तो मजबूरन भी मुझे उस 10 में 25,000 ऐड करने पड़े, तो मेरी एंडिंग थी 35,000। आप में से किसी ने 20,000 मटेरियल बिगिनिंग रखी होगी तो एंडिंग आई होगी उसकी 45,000। किसी ने मटेरियल बिगिनिंग 30,000 एज्यूम की होगी तो उसकी एंडिंग आई होगी 55,000। मैंने क्या कहा था, तुम 1 लाख का 10 लाख भी रख लो, ये नेट परचेज ऑफ मटेरियल का आंसर सबका सेम आएगा। अब आप में से जिसने 10,000 के अलावा एज्यूम किया था ना मटेरियल बिगिनिंग, उसका आंसर भी देख लीजिएगा, ये 3,05,000 आ रहा होगा। सही है जी, कोई मुश्किल बात क्लियर हुई? तो बेटा ये एक मासूम सा सवाल था, और इसके लिए अब आप जो है वो देख सकते हैं अपनी ये सही है जी, ये जितनी वर्किंग थी सारी की सारी मैंने सॉल्व करवा दी आपको, और इन वर्किंग को आगे पीछे जरूर करना पड़ा। और अभी जो मैं आपको अगला सवाल कराऊंगा उसमें भी ऐसी वर्किंग्स हैं जो एक हैपहैज़र्ड वे में है। देखिए जो मैं सवाल आपको मिसिंग वैल्यूज को करा चुका हूं ना, उसमें खास बात क्या थी, उसके अंदर बस सिंपल नीचे से ऊपर जाना था, बीच में जो माइनस में आया प्लस कर दिया, प्लस में आया माइनस कर दिया, बड़ी आसानी से सीढ़ी चढ़ गए और आप ऊपर तक पहुंच गए। ऐसे सवालों में ज्यादा मुश्किल है जिसके अंदर वर्किंग माउंट ऊपर हो रही है तो 2 बीच में हो रही है, तो 3 आखिर में हो रही है, तो 8 ऊपर हो रही है, तो ये आपको बड़ी टेक्निकल तरीके से करना पड़ेगा। ये तभी हो सकेगा जब अब आप जो है वो इसके पूरे फॉर्मेट की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, अदरवाइज फिर आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। सही है जी, तो ये हमने एक सवाल किया और ये था क्वेश्चन नंबर 25। इसके अलावा एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं जो कि आप लोगों ने घर में खुद करना है, और वो बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने नजर आ रहा है, ल्यू बिस्किट का सवाल है, और रॉ मटेरियल परचेज, कैरेज इन, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस, सेल और सेल। बहुत सिंपल सा इसका सवाल है। और फिर इसके बाद ये फिनिश ये आपको बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंटरी दी है। रिक्वायर्ड में वो आपसे कोई स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट वो आपसे कह रहे हैं कि क्लोजिंग एंट्री आपने बनानी है। अब याद है मैंने आपको क्लोजिंग एंट्री 2 किस्म की बनवाई थी, एक मैंने मैन्युफैक्चरिंग की क्लोजिंग बनवाई थी और एक मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट की क्लोजिंग बनवाई थी। तो आपने इस सवाल की सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है और आपने मजीद कोई काम नहीं करना। तो ये आपके 2 सवाल हैं, एक सवाल मैंने आपको सॉल्व करवा दिया और एक सवाल आपका ये है। और उसके बाद जो है वो हम इसके बाद मजीद एक खतरनाक सवाल करने जाएंगे, और वो आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके सामने है, ये आपको नज़र आ रहा है, और इंशाल्लाह ये हमारा अगला सवाल होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। सही है जी, तो अच्छा अच्छी बात है कि सवाल सामने आ गया। एक काम ही कीजिएगा, ये आपको नजर आ रहा है जो मैंने भी हाईलाइट किया है, ये है 36 3/4%। अगले सवाल कराने से पहले मैं आपको अभी बता देता हूं ताकि अगला सवाल हम जो है वो हमें ज्यादा मुश्किल ना हो। जब भी कभी ऐसी परसेंटेज आए 36 3/4, तो बेसिकली ये होल नंबर है, यानी 4 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 36 में प्लस करना है 3 और फिर डिवाइड कर देना है 4 से, तो आपका एक पॉइंट में आंसर आएगा।
तो आपने उस पॉइंट में आंसर आने के बाद परसेंटेज लगानी है। ऐसी देखिए 15 1/3%, तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा 1 प्लस करना है और फिर 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे भी हो सकता है आपका पॉइंट में आंसर आए। तो आपका काम यह है कि अगले सवाल के करने से पहले आपने इस होल नंबर को डेसिमल के अंदर चेंज करके इसकी परसेंटेज लिख देनी है, ताकि जब हम इसको सवाल को सॉल्व करें तो हमारा सवाल हमारे लिए मुश्किल ना हो। तो होपफुली आपको आज का ये सवाल समझ में आ गया होगा। मासूमाना सवाल था, सही है। तो ये आपने मासूम सवाल की जो है वो हरकत भी देख ली आपने कि ये मासूम सवाल कितने तंग कर सकते हैं आप। क्लियर है बात? तो इंशाल्लाह अगली लेक्चर के साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।